सो वेलकम। आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ हीट ट्रांसफर। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन गिव्स रेट ऑफ हीट फ्लो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो फूरियर लॉ के हिसाब से हीट फ्लक्स क्या होता है, दैट इज हीट फ्लक्स वेक्टर इज माइनस के टाइम्स ग्रेड टी। ठीक है, तो फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल हुक्स लॉ इज गिवन बाय दिस, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, डो बाय डो एक्स टी आई कैप dou by dou y, sorry, let me write here, फूरियर लॉ के हिसाब से हीट फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम। माइनस के टाइम्स ग्रेड टी फॉर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, सो q डबल डैश इज इक्वल टू, इट्स अ वेक्टर, इट इज माइनस के डो बाय डो एक्स टी आई कैप प्लस डो बाय डो वाई टी जे कैप प्लस डो बाय डो जेड टी के कैप। तो कुछ इस तरीके से निकालते हैं हीट फ्लक्स। तो अगर किसी डायरेक्शन में हीट फ्लक्स चाहिए तो वो उस डायरेक्शन के टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये जब टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है और अगर टेम्परेचर टाइम का ही फंक्शन है तो ये लॉ हमें बता नहीं पाएगा, मतलब हीट फ्लक्स हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर अनस्टेडी स्टेट है तो ये लॉ अलोन सफिशिएंट नहीं है। हमें इस लॉ के साथ साथ क्या बोलते हैं उसे एनर्जी इक्वेशन का भी सहारा लेना पड़ेगा। बट अगर सिर्फ वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट, ये वन डायमेंशनल जाने दीजिए, लेकिन अगर स्टेडी स्टेट नहीं है तो इसके साथ साथ हमें फोटो से एनर्जी इक्वेशन का भी हेल्प लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता नहीं कर सकते। तो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर मस्ट है एंड वन डायमेंशनल उतना ज़रूरी नहीं है, बट ये सारे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। The next question is, if the thickness of the material through which heat transfer is taking place is increased by a factor of 2, T2 is 2 times T1, then rate of heat transfer। तो rate of heat transfer फूरियर लॉ के हिसाब से क्या होता है, K A dt by dx, where ये dx क्या होता है, dx और डेल्टा x, मतलब ये थिकनेस ही रिप्रेजेंट करता है ना, बिकॉज टेम्परेचर it is a temperature change and it is a direction in which it is flowing, so it is nothing but thickness। so फूरियर लॉ के हिसाब से हम कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज एरिया नहीं चेंज हो रहा है तो के ए विल रिमेन सेम एंड रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किस फैक्टर से वैरी कर रहा है वो पूछ रहे हैं हमें। से Q2 by Q1 is equal to 1 upon delta x2 1 upon delta x1, so it is equal to delta x1 by delta x2, so delta x1 is T1 and it is T2, T1 is T1 and T2 is 2 times T1, so it is half, so it is decreases by a factor of 2, so D is a correct answer। ठीक है ना, Q2 हाफ हो गया Q1 का। थर्मल डिफ्यूजिविटी का यूनिट क्या है, इट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड and it is alpha is equal to k by rho Cp। Thermal diffusivity is, it is the ability of a body to conduct heat to its ability to store the energy, thermal energy, means the ability of the body to what we say, conduct the thermal energy relative to its ability to store the thermal energy। तो ये रिलेटिव एबिलिटी बताता है, अगर अल्फा ज़्यादा है तो बॉडी जल्दी जल्दी कंडक्ट कर लेगी हीट, अल्फा कम है तो बॉडी को टाइम लगेगा, मतलब रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्नेस वॉल दिया है मेड अप ऑफ स्टील प्लेट, द स्टील प्लेट एंड इट इज से 10 mm थिक दिया है उन्होंने, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी दी है और उसकी अंदर साइड पे सिलिका ब्रिक्स है और वो है 150 mm थिक, और उसके आउटसाइड है मैग्नीशिया ब्रिक्स एंड इट इज 200 mm थिक। सबकी थर्मल कंडक्टिविटी दी है
इनसाइड एंड आउटसाइड वॉल टेम्परेचर, तो इनसाइड टेम्परेचर वॉल का मतलब ये वाला है, वॉल का टेम्परेचर है 650 और ये टेम्परेचर है 125 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो अगर स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ से मतलब और वन डायमेंशनल कंडक्शन है, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन ऑल ऑफ देम विल रिमेन सेम। ठीक है, तो जब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम रहेगा तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज गिवन बाय ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज 650 माइनस 125 समेशन RTH, दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस। इट इज सिमिलर टू V इज इक्वल टू IR। तो I इज करंट एंड यहाँ करंट के एनालॉगस क्या है? हीट। तो I इज इक्वल टू V बाय R। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट टेम्परेचर डिफरेंस एंड R इज थर्मल, R हियर इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और यहाँ पर है थर्मल रेजिस्टेंस। तो ऐसे प्लेन वॉल के केस में थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है? इट इज L बाई KA। तो पहले वॉल का, दूसरे वॉल का, तीसरे वॉल का क्या आ जाएगा? R1 इज इक्वल टू L1 बाई KA। A is same, L1 by K1 A1 and L1 is 0.15, A1 is 1 meter square and K1 is सिलिकॉन के लिए it is 1.75। Similarly R2 आ जाएगा, L2 is it is 0.01, K1 A2 is 1 and K2 is 15। तो ये R2 आ जाएगा। Similarly R3 आ जाएगा 0.2 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इन तीनों का सम करेंगे सीरीज में रेजिस्टेंस, ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए करते हैं वैसे ही थर्मल रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। तो सीरीज में सम ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू तीनों का इंडिविजुअल सम। ठीक है, सीरीज के लिए। अगर यहाँ पर पैरेलल होता तो इट इज R ओवरऑल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। कुछ इस तरीके से करते हैं हम। तो R1 पता है हमें, R2 पता है, R3 पता है, तीनों की वैल्यू रखेंगे तो B आंसर आ जाएगा हमारा। तो B इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस। और टोटल हीट लॉस के लिए क्या करना है हमें, जो मैंने बताया आपको, Q इज इक्वल टू ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस बाय ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस पता है 650 माइनस 125 एंड ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस ऊपर निकाल लिया, वैल्यू पुट करेंगे, C आंसर आ जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपोजिट वॉल है ऑफ टू प्लेट्स A B in series, place normal to the flow of heat, so heat is flowing in this direction। और दूसरे डायमेंशन में कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है। और ये जो हीट फ्लो वाला एरिया है उसको हम मानते हैं एरिया, दैट इज ए। इस एरिया को मानते हैं जहाँ से हीट फ्लो हो रही है, जिसके नॉर्मल हीट फ्लो हो रही है। और थर्मल कंडक्टिविटी A की K है और B की K भी है। एंड प्लेट B, थिकनेस ऑफ प्लेट B इज ट्वाइस ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट A, ऐसा दिया है उन्होंने। एंड एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस प्लेट A, दैट इज डेल्टा T अक्रॉस A इज ग्रेटर देन डेल्टा T अक्रॉस B। ये कब होगा, मतलब ऐसा होने के लिए चारों में से कौन सी कंडीशन होनी चाहिए वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी हम फूरियर लॉ लगाएंगे। तो स्टेडी स्टेट बोला है तो हीट फ्लो चेंज नहीं होगा, चाहे वो A में हो चाहे B में हो। तो A से कितना होगा, QA QB, दैट इज K डेल्टा T है एंड डेल्टा X इज T है, KB डेल्टा TB एंड TB। तो के बी के बारे में कुछ दिया नहीं है, वो हमें पता करना है। तो क्या हो जाएगा, के अपॉन टी ए डेल्टा टी ए इज इक्वल टू डेल्टा टी बी के बी अपॉन टी बी इज 2 टाइम्स टी ए। ये गिवन है हमें। तो डेल्टा टी ए बाई डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, टी ए कैंसल, के बी बाय 2 के ए।
तो ये डेल्टा टी ए बाई डेल्टा टी बी की वैल्यू आ जाएगी। और हमें क्या चाहिए, डेल्टा टी ए ग्रेटर देन डेल्टा टी बी, दैट इज डेल्टा टी ए अपॉन डेल्टा टी बी मस्ट बी ग्रेटर देन 1, दैट इज के बी बाई 2 के ए मस्ट बी ग्रेटर देन 1, दैट इज के बी मस्ट बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स के ए। तो के बी इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, के बी 0.5 टाइम्स के बी मस्ट बी ग्रेटर देन के। 2 को इधर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड ऐसा यूनिट इज, तो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट है वॉट पर मीटर केल्विन। कैसे आता है, Q इज इक्वल टू के डी टी बाई डी एक्स, फूरियर लॉ के हिसाब से माइनस के डी टी बाई डी एक्स। सो हीट ट्रांसफर रेट का यूनिट है, इट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, सो इट इज वॉट। तो के का यूनिट निकालना है हमें। टेम्परेचर का है, टेम्परेचर चेंज का है केल्विन, एक्स का है मीटर, तो इट इज वॉट। लेट मी see it. इसका यूनिट तो वॉट पर मीटर केल्विन ही आता है। सो Q हैज अ यूनिट ऑफ वॉट, डेल्टा T हैज अ यूनिट ऑफ केल्विन, x का यूनिट है मीटर, एंड A रह गया ना, इट इज के डी टी बाई डी एक्स। सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये तो हीट फ्लक्स का फॉर्मूला था, सो इट इज मीटर स्क्वायर। So watt minus K, it is thermal conductivity, it is Kelvin and it is meter. So it is watt per meter Kelvin, unit of thermal conductivity, and it represent ability of body to conduct heat. The only mode of heat transfer in solid is a conduction, so it is true. Solid में सिर्फ एक ही मोड पॉसिबल है हीट ट्रांसफर का, कंडक्शन का रेडिएशन के थ्रू भी हो सकता है, तो ऐसे कंप्लीटली करेक्ट तो नहीं है, बट मीन्स यहाँ पर दिया है उन्होंने ट्रू करके, बट रेडिएशन भी पॉसिबल है सॉलिड में, तो कंडक्शन इज नॉट द ओनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन मेनली डिपेंड्स अपॉन, तो हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन इज नथिंग बट एप्सिलॉन सिग्मा टी का पावर 4 फॉर एनी ग्रे बॉडी। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है हमें, नेचर ऑफ बॉडी एंड काइंड एंड एक्सटेंट ऑफ इट्स सरफेस। तो ये जो प्रॉपर्टी है इमिसिविटी, ये बॉडी के नेचर पे डिपेंड करती है, और जो हीट ट्रांसफर हो रहा है दो बॉडी के बीच में, सपोज Q12 से इट इज Q12 इज F12 सिग्मा T1 का पावर 4 माइनस T2 का पावर 4। तो ये जो F12 है शेप फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, तो ये काइंड एंड एक्सटेंट ऑफ इट सरफेस पे भी डिपेंड करता है। एक्सटेंट ऑफ इट सरफेस मतलब ज्योमेट्री पे, बिकॉज ये शेप फैक्टर ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है, मतलब जो एक बॉडी से रेडिएशन जा रहा है उसका कितना पार्ट दूसरे बॉडी ने इंटरसेप्ट किया वो ये बताता है, दैट इज शेप फैक्टर। सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री, एंड इमिसिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बॉडी, एंड हीट ट्रांसफर रेट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। सो चारों ऑप्शन करेक्ट है, सो D is a correct option for it. The equation describe 1D steady state heat conduction with no heat generation for a plane wall of thickness L with the width W and height H. तो वन डायमेंशनल बोला है, तो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन क्या आता है, डो स्क्वायर T प्लस Q डॉट G बाई K 1 बाई अल्फा डो T बाई डो T। तो दे आर सेइंग स्टेडी स्टेट, तो ये टेम्परेचर टाइम वाला टर्म जीरो हो गया, नो हीट जनरेशन तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, और वन डायमेंशनल के लिए डो स्क्वायर T इज इक्वल टू जीरो, तो 1D बोला है तो इट इज डो स्क्वायर T बाई डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। कंप्लीट डिफरेंशियल क्यों आया, बिकॉज T is a function of x only, because they are saying one dimensional. So A is the correct answer for it, and thanks for watching.